हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 6 एंड योर चैप्टर नेम इज शिक्षा एवं ब्रिटिश भारत। आज हम शिक्षा और ब्रिटिश भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे स्वदेशी विद्यालय के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, प्रारंभ में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा की पूर्णतया उपेक्षा की। उस समय भारत में दोनों निजी एवं सार्वजनिक, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन उस शिक्षा हिंदू एवं मुस्लिमों के केवल प्रतिष्ठित वर्ग तक ही सीमित थी। लड़कों को घर पर अथवा पाठशाला में अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तत्कालीन शिक्षा मुख्य रूप से धर्म से संबंधित थी, जो हिंदू ब्राह्मणों एवं मुस्लिम उलेमाओं द्वारा प्रदान की जाती थी। भारतीय राजकुमार तथा अमीर व्यापारी विद्यालयों की स्थापना एवं रख रखाव के लिए उदारतापूर्वक धन दान किया करते थे। ये वर्ग शिक्षा को संरक्षण प्रदान करते थे। शिक्षकों को निम्न वेतन दिया जाता था, लेकिन छात्रों के माता पिता द्वारा उन्हें अनेक उपहार दिए जाते थे। शिक्षा का एक बहुत सुखद पहलू यह था कि शिक्षकों को समाज में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। जो शिक्षा का जो एक अहम पहलू था वो ये था कि जो भी व्यक्ति शिक्षित है तो उसे एक अलग ही सम्मान दिया जाता था। उस समय पाठ्य पुस्तकें नहीं थी, किंतु छात्रों की शिक्षकों द्वारा केवल मौखिक रूप से पाठन लेखन एवं गणित की शिक्षा दी जाती थी। धनाढ़ व्यक्ति अपने लड़कों को घर पर ही निजी शिक्षा की सहायता से शिक्षा दिलाना पसंद करते थे, अथवा उन्हें व्यक्ति अपने लड़कों को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेज देते थे, जहां वे दिन रात रहकर विशिष्ट गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में छात्र लगभग 8 से 10 वर्ष व्यतीत कर बाल्य जीवन के समस्त रूपों का ज्ञान प्राप्त करते थे। बच्चों, शिक्षा ने केवल पूर्णतः उपेक्षित ही बल्कि समग्र रूप से उसमें अनेक दोष थे। ये शिक्षा परंपरागत थी तथा तीव्र गति से विकसित हो रहे पश्चिमी शिक्षा के स्वरूप से यह पूर्णतः अछूती थी। इस शिक्षा से प्राप्त ज्ञान साहित्य, विधि, धर्म, दर्शन एवं तर्क शक्ति एवं सीमित शिक्षा में भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान, तकनीकी एवं भूगोल के अध्ययन के लिए ही कोई स्थान नहीं था। उच्च शिक्षा केंद्र संपूर्ण भारत में फैले हुए थे। इन्हें प्राय नवाबों, शासकों एवं धनी जमींदारों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती थी। हिंदू समाज में उच्च शिक्षा बच्चों उच्च शिक्षा संस्कृत ज्ञान पर आधारित थी और यह शिक्षा अधिकांश ब्राह्मणों तक सीमित थी। तत्कालीन समय में फारसी राजकीय भाषा होने के नाते हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों में समान रूप से लोकप्रिय थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन 1813 में लिखा भी था कि भारतीय सामान्य रूप से पाठन लेखन एवं गणित के क्षेत्र में किसी भी यूरोपीय देश के साधारण नागरिक से श्रेष्ठ प्रतिभा रखते थे। स्वदेशी शिक्षा का एक बुरा पक्ष लड़कियों को शिक्षा प्रदान नहीं करना था, यद्यपि समाज के उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियां उसका अपवाद थीं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम ब्रिटिश शिक्षा का आगमन। आधुनिक शिक्षा के सूत्रपात में ब्रिटिश सरकार अत्यधिक सफल हुई। वास्तव में आधुनिक शिक्षा का प्रसार मुख्यतः सरकार का कार्य ही नहीं था, बल्कि ईसाई मिशनरियों तथा समाज के अनेक बुद्धिजीवियों ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के प्रारंभिक 60 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल व्यापारिक कंपनी तथा लाभ अर्जित करने वाली संस्था के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने जनता की शिक्षा में बहुत कम रुचि ली। हालांकि इस नीति के दो बहुत गौण अपवाद थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून एवं इससे संबंधित विषय के अध्ययन एवं शिक्षण हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। डक्कन ने बनारस में संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना की तथा हिंदू कानून एवं दर्शन का अध्ययन करने के लिए वही निवास किया। देश में प्रशासन करने के लिए अंग्रेजी को ये भाषाएं एवं कानून सीखना अति आवश्यक था। कंपनी के दरबार का प्रशासन चलाने हेतु उन्हें योग्य भारतीयों की आवश्यकता थी। भारत में ईसाई मशीनरी का आगमन हुआ। ये लोग भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
में शुरुआत सन 1813 में हुई, जब चार्टर अधिनियम द्वारा यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन दिया गया है और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कानून द्वारा 1 लाख रुपए धनराशि खर्च करने के लिए कंपनी को आदेश दिया गया, लेकिन शिक्षा के लिए कंपनी यह तुच्छ धनराशि भी सन 1823 तक उपलब्ध नहीं करा सकी। इस धनराशि के आवंटित होते ही इसके सदुपयोग की विधियों के संबंध में मतभेद पैदा हो गए थे। एक आंग्ल भाषी वर्ग जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की, इसने पश्चिमी शिक्षा के संरक्षण में अंग्रेजी भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने की वकालत की। इसके विपरीत दूसरा वर्ग पूर्वी एशिया मान्यता के विद्वानों का समूह था। इस वर्ग को नेतृत्व में एच विल्स ने किया। इसने संस्कृत, फारसी एवं अरबी भाषा के ज्ञान पर जोर दिया, जबकि अन्य अनेक विद्वान चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा का शिक्षण माध्यम स्वदेशी भाषाएं होनी चाहिए। बच्चों, बात करेंगे ब्रिटिश शिक्षा के लक्ष्य की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के मामले में उदासीनता दर्शाई, जिसे एक वाणिज्य कंपनी का उत्तरदायित्व नहीं माना गया। लेकिन अपनी गतिविधियों एवं प्रभाव क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ कंपनी आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने वाली प्रमुख संस्था बन गई। सन 1834 प्रारंभ में मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में आया। इसने सार्वजनिक अनुदेश समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1835 में मैकाले ने उपलब्ध सार्वजनिक कोष को अंग्रेजी माध्यम से उदार शिक्षा देने पर खर्च करने की एक सूक्ष्म सिफारिश की। क्लियर बच्चों? मैकाले भारतीय शिक्षा के प्रति पूर्वाग्रह के ग्रस्त था तथा इसे प्राचीन काल में विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में भारत के गौरवशाली योगदान का ज्ञान नहीं था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की नियुक्ति के साथ ही सरकार की शिक्षा नीति ने स्थूल एवं स्थायी रूप से ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। उसका इरादा संपूर्ण देश में अंग्रेजी को धीरे धीरे सार्वजनिक व्यापार की भाषा बनाना था। सन 1844 का लॉर्ड हार्डिंग का घोषणा पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन बना। इसके अनुसार रोजगार की दशा में उन आवेदकों को वरीयता दी जाने की बात की गई थी जिन्हें पश्चिमी विज्ञान के ज्ञान के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान हो। इससे अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से आर्थिक हित का सर्जन हुआ। सरकारी नौकरी की भविष्य में इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों ने इस भाषा का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। बच्चों, बात करेंगे हम मैकाले ने कहा था हमें स्वयं को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि अपना भरसकर प्रयास इस प्रकार करना चाहिए कि भारतीयों में एक ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लाखों भारतीयों के मध्य विचारों के आदान प्रदान में मध्यस्थ का कार्य कर सके। भारतीयों का यह वर्ग इस प्रकार का हो कि यह रक्त एवं वर्ण हो तो भारतीय हो, लेकिन रुचियों, विचारों, नैतिक मूल्यों तथा बुद्धि से अग्रज हो। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों की इच्छा थी कि भारतीयों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो ब्रिटिश शासन का समर्थन तथा प्रसार करने में सहायक सिद्ध हो सके। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान को सीमित व्यक्तियों को दिया जाना था, अतः भारत की साधारण जनता को शिक्षित बनाना उसका लक्ष्य एवं प्रयास नहीं था और स्त्री शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संभवतः इसका कारण नौकरियां प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता के फलस्वरूप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय लोकप्रिय हो गए थे। धीरे धीरे परंपरागत शिक्षा व्यवस्था ने अपना अस्तित्व खो दिया। भारतीयों को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के ज्ञान से वंचित कर दिया गया। 1857 ईस्वी तक भारत में केवल 3 मेडिकल कॉलेज तथा रुड़की में केवल एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था। सन 1854 का वुड का घोषणा पत्र। सन 1854 के शिक्षा घोषणा पत्र को वुड का घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस घोषणा पत्र के अनुसार ब्रिटिश शिक्षा नीति में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। तत्कालीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत की शिक्षा प्रणाली ने सुधार प्रस्ताव में अनेक शिक्षा सुधारों के साथ साथ भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा सुविधाएं स्थापित करने संबंधी स्तुतियां की गई। इस प्रस्ताव को शीघ्र ही कार्यान्वित किया गया तथा कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की
स्थापना की गई और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। इस घोषणा पत्र में पुरुष शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं जन भाषाओं में सुधार पर बल दिया गया। इसमें शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, एक निम्न स्तर प्राथमिक विद्यालय से उच्च स्तर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का समन्वयात्मक प्रणाली का समर्थन किया गया। बच्चों, बात करेंगे हम ब्रिटिश शिक्षा के प्रभाव। भारत में अपनी राजनीति सत्ता की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार आधुनिक शिक्षा का प्रयोग करना चाहती थी। इस शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य कमजोरी यह थी कि जन सामान्य के लिए शिक्षा सुलभ न होनी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में जन साक्षरता के क्षेत्र में सन 1911 की अपेक्षा सन 1921 में थोड़ा ही सुधार आ सका। सन 1911 में 94% भारतीय अशिक्षित थे। जब सन 1911 था बच्चों, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मनुष्य थे, मतलब जो भारतीय लोग थे, वो कितना 94% अशिक्षित थे, यानी कुल 6% लोग ही पढ़े लिखे थे। जबकि सन 1921 में 94% के स्थान पर 92 भारतीय अशिक्षित थे। भारतीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा निर्देशन का माध्यम बनाने पर आधुनिक बल देने के फलस्वरूप शिक्षा का प्रसार जन सामान्य तक नहीं हो सका। इससे शिक्षित भारतीय एवं साधारण जनता के माध्यम भाषा तथा संस्कृति संबंधी अंतर पैदा हो गया। शिक्षा अत्यधिक महंगी थी तथा इस पर धनाढ़ लोगों एवं नगर निवासियों को वास्तविक एकाधिकार स्थापित हो गया था, क्योंकि छात्रों को विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधुनिक शुल्क देना पड़ता था। बच्चों, अब लड़कियों की शिक्षा की पूर्णता अपेक्षित समझा जाता था। उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग से कोई धन स्वीकृत नहीं किया जाता था। दूसरी ओर अंग्रेजों को भारतीयों की स्त्री जाति को शिक्षा न दिए जाने की रूढ़िवादी विचारधारा से भय था, अतः उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। उस समय क्या हुआ कि स्त्री के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि उन्हें भय था। कंपनी के प्रशासन ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की। शिक्षा में उन अनेक कमजोरियों में मूल वित्त की समस्या अहम थी। राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संस्कृति विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकास के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं, समाज एवं संस्कृति संबंधी गुण रखने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा एकीकृत कार्यक्रम हेतु उपयुक्त शिक्षक प्रावधान किए जाने आवश्यक थे। नए नेताओं का विश्वास था कि भारतीय स्वयं शासन कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि भारत की निर्धनता ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का परिणाम थी। इस युग के साहित्य ने भारतीयों में अग्रता जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ एवं उसमें लिखित गीत ने भारतीय जनमानस ने स्वदेश की भावना जागृत कर दी। क्रांतिकारियों ने संपूर्ण देश में अपने गुप्त सामाजिक समूह तैयार किए गए। इन सामाजिक समूह द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों में एक राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार भी था। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। रंगपुर, बंगाल में स्थापित नेशनल कॉलेज ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों के विरुद्ध अग्र विरोध प्रदर्शित करने में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता था। सन 1920 के पश्चात नेशनल कॉलेज की स्थापना का विचार अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। गुजरात काशी विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी अनेक शिक्षण संस्थाएं अस्तित्व में आ गई थी। अब बच्चों, शिक्षक केंद्र का अध्ययन देखते हैं। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां जन्म सन 1817 ईस्वी में दिल्ली के एक धनाढ़ मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे अरबी एवं फारसी साहित्य के महान विद्वान थे। वे चाहते थे कि भारतीय मुस्लिम ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी शत्रुता की भावना को भुलाकर अंग्रेजी भाषा सीखे और राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाए, यानी वो उसमें शामिल हो जाए। उनका विश्वास था कि आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान एवं संस्कृति को आत्मसात करने के फलस्वरूप मुख्य मुस्लिमों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रोत्साहन को अपना प्रथम कार्य एवं लक्ष्य माना। एक अधिकारी के रूप में उन्होंने अनेक नगरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा उनके पश्चिमी पुस्तकों का उर्दू अनुवाद किया। सन 1875 में उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान एवं संस्कृत के प्रसार केंद्र में रूप में अलीगढ़ में मोहम्मदीन इग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में वह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। सैयद अहमद खां का धार्मिक सहिष्णुता में अत्यधिक विश्वास था। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक निश्चित एकता निहित है जिसे वास्तविक नैतिकता कहा जा सकता है। किसी भी धर्म में आस्था रखना प्रत्येक स्त्री पुरुष का व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्तिगत संबंधों में धार्मिक कट्टरता की वे घोर निंदा करते थे। वे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना के विषय में सोचते थे, इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने अनुयायियों से सम्मिलित न होने की बात क्या करते थे। सर सैयद अहमद जैसे महान व्यक्ति के लिए संप्रदायवादी न होने के बावजूद यह दुर्भाग्यशाली कार्य था। वे मुसलमानों के मध्य और उच्च वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे। इसकी यह राजनीति उसके दृढ़ आस्था का परिणाम थी कि त्वरित राजनीतिक प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार को सरलतापूर्वक खदेड़ा नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने सभी भारतीयों, विशेषकर शिक्षित रूप से पिछड़े मुस्लिमों को आने वाले कुछ समय तक राजनीति से अलग रहने का परामर्श दिया था। एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक होने के अतिरिक्त एक महान शिक्षक शास्त्री भी थे। मुस्लिम के मध्य अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के पक्षधर थे। उनका स्पष्ट मत था कि मुसलमानों के लिए पश्चिमी शिक्षा एवं विज्ञान का ज्ञान ग्रहण करना आवश्यक है। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के अध्ययन के लिए संगठन स्थापित किया, एक शिक्षित विद्यालय प्रारंभ किए। सन 1875 में मुस्लिम संस्कृति एवं शोध के केंद्र के रूप में अलीगढ़ में प्रसिद्ध MAO कॉलेज की स्थापना की। यद्यपि मुसलमानों के लिए यह कॉलेज जनता ज्ञान एवं प्रगतिशील विचारों का स्रोत बना। इसने भारत में संप्रदायवाद की भावना को उत्साहित किया। उन्होंने सन 1886 में मोहम्मद शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ किया। वे एक पत्रकार एवं प्रसिद्ध उर्दू गद्य लेखक भी थे। उन्होंने अपना निजी सामयिक लेख तहजीबुल अखलाक प्रारंभ किया। उन्होंने मुस्लिमों के धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को उद्वेलित कर दिया तथा रिवाजों में एक महान परिवर्तन किया, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय में प्रबल सामाजिक सुधार ला दिया। बड़ौदा ब्रिटिश शिक्षक नीतियां उन राज्यों में लागू नहीं थी जहां अब भी राजकुमार शासन करते थे। यही कारण था कि अजमेर में मायो कॉलेज तथा ग्वालियर में सिंधिया कॉलेज की स्थापना राजकुमारों के शिक्षित उत्थान के लिए की गई थी। लेकिन अनेक ऐसे विद्वान राजकुमार भी थे जिन्होंने शिक्षा में बढ़ चढ़कर प्रारंभिक कदम उठाए। वास्तव में कुछ राजकुमारों के राज्यों में ब्रिटिश भारत की अपेक्षा बेहतर शिक्षा व्यवस्था थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव तृतीय 1863 से 1939 इनमें से एक थे, जिनमें प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुधारों ने उन्हें संपूर्ण भारत में प्रशंसा दिलाई। गद्दी पर बैठने की रजत जयंती के अवसर पर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत एवं राजकोष में एक बड़ी धनराशि अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बड़ौदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अलग रख दी। उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किए वे सभी कार्य अनेक पौत्र सर प्रतापी सिंह राव गायकवाड़ ने पूर्ण किए। उन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा अपने दादा की इच्छा अनुसार एक ट्रस्ट का गठन किया। यह ट्रस्ट आज भी सर सयाजीराव हौरक जयंती तथा स्मारक ट्रस्ट के रूप में प्रसिद्ध है तथा यह गुजरात के बड़ौदा नगर की जनता की शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। सयाजीराव ने अपनी जनता की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सहायता दी तथा भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा दादा भाई नारोजी उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन सन 1874 में महाराजा के दीवान मंत्री के रूप में प्रारंभ किया को संरक्षण प्रदान किया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अपनी सेवा के लिए बुद्धिमान युवा व्यक्तियों के चुनाव हेतु प्रतिवर्ष इंग्लैंड जाते थे। ऐसी ही एक यात्रा में उन्होंने 29 वर्षीय श्री अरविंदो मिले, जिन्हें उन्होंने तुरंत ही अपने बड़ौदा कॉलेज में नौकरी दे दी। श्री अरविंदो ने सन 1899 में
भारत लौटने पर बड़ौदा कॉलेज में नौकरी कर ली। उन्होंने सशक्त रूप से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा पुस्तकालय आंदोलन अपनी प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करने के लिए चलाया। सन 1871 ईस्वी में से पूर्व बड़ौदा स्टेट में एक भारतीय सरकारी विद्यालय नहीं था। सन 1882 में बड़ौदा कॉलेज में पहले 33 विद्यालय थे। सन 1907 में 7 वर्षों से 12 वर्षों की आयु के बालकों तथा 7 वर्षों से 10 वर्षों तक की आयु के बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी गई थी। सन 1945 तक राज्य द्वारा संचालित 2614 विश्वविद्यालयों में 3 लाख से अधिक बच्चे अध्ययन थे। निम्न स्तर की कक्षाओं में शिक्षण की गुणवत्ता निम्न थी, जबकि बाद में बड़ौदा कॉलेज में शिक्षण की गुणवत्ता अति उत्तम थी। ओके बच्चों, सयाजी राव के शासनकाल के प्रारंभ में साक्षरता दर के मामले में बड़ौदा ब्रिटिश भारत से पीछे था। सन 1891 में बड़ौदा शहर में साक्षरता 21% तथा बम्बई शहर में 24% थी, जबकि बाद में बड़ौदा शहर की साक्षरता 41% हो गई थी। स्मरणीय तथ्य बच्चों, एक नज़र हम चैप्टर की ओर डाल लेते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? भारत में शिक्षा प्रणाली परंपरागत थी, यहाँ कोई औपचारिक शिक्षा की प्रणाली नहीं थी। क्लियर है? मैकाले की विचारधारा वाली नई शिक्षा नीति का समर्थन लॉर्ड विलियम वेंटिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? यह शिक्षा नीति ने अंग्रेजी माध्यम द्वारा पश्चिमी ज्ञान के अनुदेशन का समर्थन किया। क्लियर? ईसाई मशीनरियों ने पश्चिमी विचारों के प्रचार में अत्यधिक सहायता की। क्लियर? मिशन ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी अंग्रेजी पुस्तकों का प्रकाशन किया। क्लियर? सो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है काफ़ी ब्रिटिश सरकार को लेके था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये क्लास यहीं ऑफ होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।